जादुई पतीला। दयालपुर नामक गांव में लाल नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता, उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीबी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। बाबूलाल, आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा, कुछ समझ नहीं आता। निर्मला, निर्मला, खेत में दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। बाबूलाल, शुक्र है हमारे पास यह गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। निर्मला, देखो जी, हम इस गाय के दूध से व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बाबूलाल, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी न कभी तो बारिश होगी, जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। निर्मला, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। माँ जी की दवाइयों का खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बाबूलाल, तुम चिंता मत करो निर्मला, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ का और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा। निर्मला, ठीक है जी। बाबूलाल घर से निकलकर सीधे खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में एक महान पंडित मिले। वह बाबूलाल को देखते ही गाने लगे। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब लगा। बाबूलाल, यह क्या बोल रहे हैं पंडित जी? बाबूलाल मन में, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये महान पंडित हैं, इनका कहा कभी खाली नहीं जाता। बाबूलाल, प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ चल दिए और क्या बोलते जा रहे हैं? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हैं, आज गाना गा रहे हैं। पंडित बाबूलाल को ही घूरे जा रहे थे और वही गीत गाए जा रहे थे। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। खेतों में बहुत काम है, बुआई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगा। उसके बाद बाबूलाल खेतों में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। बाबूलाल, यह क्या चीज है जिसमें यह आवाज आई है? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। बाबूलाल, यह क्या? पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा है, चलो घर ले चलता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोत कर पतीला लेकर घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, बाबूलाल, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज, लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। निर्मला, बताओ तो, यह भी खेतों में कोई गाड़ता है? चलो अच्छा, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। हा हा हा। बाबूलाल, अच्छा, अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के ही काम आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। निर्मला, ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के कामों में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने कामों में लग गए। निर्मला दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। बाबूलाल, सुनो निर्मला, दूध के लिए जो पतीला था, तुम दूध उसी में रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। निर्मला, अंदर रखा है वो, तनिक लेकर आइए तो। बाबूलाल ने पतीला लाकर निर्मला को दिया और निर्मला ने सारा दूध निकालकर उस पतीली में डाला। जैसे ही निर्मला पतीले को उठाने लगी, गाय ने उससे तेजी से लात मार दी और निर्मला वहीं गिर पड़ी। निर्मला चिल्लाते हुए, हाय, ये क्या हो गया? कोई है? पप्पू के पापा कहाँ गए? बाबूलाल दौड़ता हुआ आया और निर्मला से पूछने लगा, बाबूलाल, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम कैसे गिरी? निर्मला, देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुम निकाला करो दूध, या मुझे पसंद नहीं करती। बाबूलाल, ठीक है, आराम से उठना। बाबूलाल ने निर्मला को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद बाबूलाल ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। निर्मला, अरे सुनो, दूध के पतीलों को सही जगह पर रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। बाबूलाल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय
उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। बाबूलाल गाना गाते हुए, दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम, सीधी सादी भोली मारी, सीधा सा है काम, दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल मेरा नाम। निर्मला, ये तुम्हारा गाना सुनकर ही बिगड़ी है। मुझे तो यह बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। बाबूलाल कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी पतीले को बच्चे ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। निर्मला, अरे देखो तो बच्चे ने क्या कर दिया। देखो जरा, तुम तो रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। बाबूलाल, अरे क्या किया तुम दोनों ने, या दूध का पतीला गिरा दिया। रुको बताता हूँ तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। निर्मला, अरे उसे छोड़ो, या देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखने लगे। उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर, आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। निर्मला, सुनो जी, यह क्या हो रहा है, इतना दूध कहाँ से आ गया। बाबूलाल, मैं भी यही देख रहा हूँ। यह सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है, यह किसी जादू से कम नहीं है। निर्मला, बाबूलाल ने पूरा हाथ उस पतीले के अंदर डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। बाबूलाल, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर यह दूध कहाँ से आ रहा है। निर्मला खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई है। निर्मला, सुनो, हम तो अमीर हो गए आज। अरे पागल हो गई हो क्या। पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दो, फिर अपनी बात बताना। बाबूलाल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म ही नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से से पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध का बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस ली। बाबूलाल, निर्मला, यह तो सच में जादुई पतीला है। देखो सारे बर्तन भर गए। अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे। निर्मला, क्या करेंगे मतलब, हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। बाबूलाल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। इतना दूध अचानक से हम कहाँ बेच पाएंगे। निर्मला, अरे अब हम माला माल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। बाबूलाल और निर्मला की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस पतीले के दूध से दही, मक्खन, घी और खोया जैसे सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन निर्मला, अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। बाबूलाल, ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना जरूरी है। निर्मला, मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, किसी उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। रामलाल, देखो ना, कहाँ इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे ऊपर उठ रहा है। चेतन, सही कहा जीजा जी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाट बाट देखो, आपके सामने है सब कुछ। रामलाल, पता करो फिर, इस बात का इंतजार है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। चेतन, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। रामलाल, लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पालता हूँ। तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी ही होते। चेतन ऐसा सुनकर घर के बाहर आ गया और अपने दोस्तों से के साथ बात करने लगा। चेतन, यार, यह जीजा भी ना, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा। चेतन का दोस्त, देखो, एक काम करते हैं, तेरे जीजे को ही गायब करवा देते हैं। चेतन, नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बनाकर घूमने को बोलेगी। चेतन का दोस्त, तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भागता है वो, थककर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेगा। नहीं यार, वो भी ठीक नहीं है, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठाते बैठाते मुझे काटेंगे जीजा जी कुत्ता बनकर, यह भी सही नहीं है। चेतन, अभी तो जीजा जी ने बाबूलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे। चेतन का दोस्त, अरे मैं बताता हूँ, गांव में दो चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर। उनको बाबूलाल के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है, और लगे हाथ चोरी भी करा लो। चेतन, हाँ यह सही है, तुम उनको बाबूलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार रामलाल के घर चाहिए। चेतन का दोस्त, हाँ ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए बाबूलाल के घर जा पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय बाबूलाल और निर्मला पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देख
देखते ही चोर बोला। पहला चोर, उड़ी बाबा, यह देखो कोई जादू चल रहा है, यह दूध कहाँ से आ रहा है? दूसरा चोर, अरे मूर्ख, यही है जादुई पतीला, इसी की वजह से बाबूलाल सेठ बना गईला है, इसी पे अपन को हाथ साफ करना है आज। दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। पहला चोर, उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा चोर, हाँ ठीक है बीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। इसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहां से बाहर निकले। पहला चोर, उड़ी बाबा, यही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं, खुश होकर सरदार इनाम देगा। दूसरा चोर, मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे। हाँ। पहला चोर, उड़ी बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हाँ। दोनों उस पतीले को लेकर वहां से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर पहुंचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे। सरदार, वाह साले साहब, कमाल कर दिया, तो इस पतीले की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? चेतन, अरे जीजा जी, डालो कुछ भी इसमें, वह बहुत सारा हो जाएगा। सरदार, जो भी डालूं? मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? चेतन, अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। सरदार, ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए? कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो? भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरा चोर, अरे बीड़ू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डाल कर देखता हूँ। पहला चोर, उड़ी बाबा, रुको तो, ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है। कुछ नहीं समझा तुम? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर, अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, यह देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार, यह क्या, इतनी सारी अंगूठियां कहाँ से आ रही हैं? पहला चोर, उड़ी बाबा, यह क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराते हुए बोला, यार सच बताऊं तो यह सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार, अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए। मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया। जादुई ढाबा। एक गांव में सुनीता अपने 2 बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे तैसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसको इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई भी होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम श्याम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन तो सुरेश के बच्चों और पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया, और थोड़े दिन बाद श्याम अपनी माँ से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन धोखे से हथिया लेता है। जब सुरेश की माँ को इस बात का एहसास होता है तो वह रोते हुए कहती है, मैंने कैसा बेटा पैदा किया है जो धोखे से ही अपने भाई की ही जमीन को हथिया लिया। अब हमारा क्या होगा? सुनीता के ऊपर एकदम बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगती है। वह सोचती है, मैंने तो कभी भी कोई काम किया ही नहीं, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी? भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ ही क्यों किया? घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वह भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना तो राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए, पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों
के कारण गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने भी उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है, जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम पर जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना दे देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर रख लेती है। सुनीता घर के बाहर देखती है तो पाती है एक बुढ़िया उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती हुई बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बहुत भूखी लग रही हैं। बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को तो हो तो दे दो। सुनीता, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। सुनीता, तो अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया सुनीता से बोलती है, सुनीता, मेरे पास कुछ जादुई गोलियां हैं, तुम खाने का ढाबा क्यों नहीं लगाती। अगर तुम ये जादुई गोलियां खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगी। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहां से श्याम गुजर रहा था। वो सारी बातें सुन लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुनीता अपने बच्चों और गांव वालों की मदद से एक छोटा सा ढाबा खोलती है और खाना बनाती है और बुढ़िया की दी हुई गोलियां उस खाने में डाल देती है। जब सब उसका खाना खाते हैं तो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मज़ा आ गया। ऐसे ही वह अपना खाना बनाती और बेचती, उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ढाबे के पास से शाम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यह जादुई गोलियां कमाल की हैं, क्यों ना मैं भी वो गोलियां चुरा कर अपना ढाबा खोलूं। रात को शाम सुनीता के घर से जादुई गोलियों का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोलियों का पैकेट नहीं मिलता। वह बहुत परेशान हो जाती है। जब वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वहीं बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया, अरे वो कोई जादुई गोलियां नहीं थी, वो तो बस मैंने तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक पैकेट तुम्हें दे दिया था। सुनीता ने कहा, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ढाबा खोलता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। छी छी छी, कितना गंदा खाना बना है, तुमने मेरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और उससे कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई गोलियां तो काम ही नहीं करती। वो कहाँ जादुई हैं, वो जादुई हैं पर वो अपना असर तब दिखाती हैं जब तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोलियों का पैकेट चुराया, इसलिए गोलियों ने अपना असर नहीं दिखाया। शाम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया, मेरे से नहीं, माफ़ी मांगनी है तो सुनीता से मांगो। फिर अगले दिन शाम सुनीता के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और जो धन और ज़मीन उसने अपनी माँ से धोखे से हथिया ली थी उसे वापस कर देता है। जादुई पेंसिल। एक बार की बात है, एक 9 साल का लड़का जिसका नाम सोनू था। एक सुबह सोनू ने चाहा कि उसे स्कूल ना जाना पड़े क्योंकि उस दिन स्कूल में उसकी एक परीक्षा थी जिसके लिए उसने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि वह दिन भर मोबाइल पर गेम खेलने में मस्त था। सोनू मोबाइल में गेम खेलने में ही अपना सारा समय बर्बाद करता था। कुछ दिन पहले उसके मम्मी और पापा ने कहा था कि अगर परीक्षा में उसके खराब नंबर आए तो उसे वापस बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा। सोनू को बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि पिछली बार जब वह गया था तो दूसरे लड़कों ने उसे झील में कुदाने की कोशिश की थी। टीचर ने उसे पकड़ लिया और सोनू बहुत मुश्किल से बच पाया था। सोनू वास्तव में बोर्डिंग स्कूल वापस नहीं जाना चाहता था। आज जब स्कूल जाने का समय हुआ तो सोनू ने घर पर ही रहने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी माँ ने कहा नहीं और उसकी माँ ने उसे स्कूल छोड़ दिया और उसे एक नई पेंसिल दी और उसके टेस्ट के लिए शुभकामनाएं दी। सोनू जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंचा, टीचर ने कहा कि टेस्ट लंच के बाद होगा।
दोपहर के समय सोनू ने वास्तव में बहुत कठिन पढ़ाई की, इतनी कठिन कि वह खाना खाना भी भूल गया। दोपहर के भोजन के बाद सोनू वास्तव में भूखा था। वह केवल भोजन के बारे में सोच रहा था। जैसे ही सोनू अपनी मेज पर बैठा, उसने खुद से कहा, काश मेरी पेंसिल मेरे लिए सब कुछ लिख देती और सभी उत्तर सही हो जाते। जब उसका टेस्ट पेपर मिला तो कुछ जादुई हुआ। उसकी पेंसिल ने उसके लिए जवाब लिखना शुरू कर दिया। सोनू चकित था और उसे बहुत राहत मिली। जब सोनू को उसका टेस्ट पेपर वापस मिला तो उसने देखा कि उसने सारा कुछ सही लिखा है। तो उसने हर परीक्षा के लिए अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद सोनू की पेंसिल लिखने के लिए बहुत छोटी हो गई थी। सोनू की टीचर ने कहा कि इसे फेंक दो और एक नया ले आओ। सोनू उसे फेंकना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि यह जादुई पेंसिल है, लेकिन उसने वही किया जो उसकी टीचर ने कहा था। जब सोनू घर आया तो उसने अपनी माँ से एक नई पेंसिल मांगी, लेकिन सोनू की मम्मी ने कहा कि उसके पास पेंसिल समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि साल लगभग खत्म हो चुका था। अगले दिन सोनू का रिपोर्ट कार्ड मिल गया। सोनू ने अपने सभी विषयों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके माता पिता को वास्तव में उस पर गर्व था। बाद में उस शाम सोनू के पिता ने उसे एक उपहार दिया। सोनू ने उसे खोला और वह एक नया चमकदार पेन था। सोनू को उम्मीद थी कि यह पेन भी एक जादुई पेन होगा। अब जादुई टमाटर। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। उसका नाम था रामू। वह अपने परिवार की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन वह कभी भी अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक जादुई टमाटर मिला। टमाटर लाल और चमकदार था और उस पर एक जादुई चिन्ह था। रामू को पता नहीं था कि यह टमाटर जादुई है, लेकिन उसे लगा कि यह एक विशेष टमाटर है। रामू टमाटर को अपने घर ले आया और उसने अपनी पत्नी को दिखाया। रामू ने की पत्नी ने उसे बताया कि टमाटर जादुई है और यह उसे अमीर बना सकता है। रामू को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वह टमाटर को उगाएगा और देखेगा कि क्या होता है। रामू ने टमाटर को अपने बगीचे में लगाया और उसे प्यार से पानी दिया। कुछ दिनों के बाद टमाटर अंकुरित हो गया और बढ़ने लगा। टमाटर के पेड़ बहुत जल्दी बढ़ने लगे और उसमें बहुत ही मात्रा में टमाटर लगने लगे। रामू टमाटर तोड़कर बाजार में बेचने के लिए ले गया। टमाटर इतने स्वादिष्ट थे कि खरीदार टमाटरों को खरीदने के लिए मजबूर हो गए। रामू ने टमाटरों को बहुत ही अच्छी कीमत पर बेचा और वह रोज ही ऐसा करने लगा। पेड़ से टमाटर तोड़ता और बाजार में बेचा और उसने बहुत पैसा कमाया। रामू ने टमाटर की खेती जारी रखी और वह बहुत अमीर हो गया। उसने अपनी झोपड़ी को एक बड़ी और आलीशान हवेली में बदल दिया। उसने अपने परिवार के लिए अच्छी शिक्षा और भोजन का प्रबंध किया। रामू के गरीब की मदद करने के लिए भी धन का उपयोग किया। रामू ने कभी नहीं भूला कि वह एक गरीब किसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह एक खुश और संतोषी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है। जादुई गुफा और परी। दो जादुई गुफाएं। गोलपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वहीं सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और वह बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी, तो सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी। परंतु वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते और स्कूल से आने के बाद शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा
की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफाएं नजर आती हैं। सुमन, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफाएं हैं। हमें कौन सी गुफा में जाना होगा? सोनिया, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच रही थी कि कौन सी गुफा में जाएं। तभी वहां एक परी प्रकट होती है और कहती है, हा हा हा, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफाएं हैं। एक गुफा अच्छाई की है और दूसरी गुफा बुराई की। अच्छाई की गुफा में जाओगे तो तुम्हें वहां एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहां ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। हा हा हा। इतना बोलकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। सुमन, सोनिया, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहां बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी हैं। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया, हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने? वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। सुमन, नहीं सोनिया, मैंने बचपन से सीखा है कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। सोनिया, मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में, तुम भी जाओ अपनी अच्छाई की गुफा में। इतना कहकर सोनिया बुराई वाली गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, तरह तरह के फल लगे होते हैं। सुमन को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। सुमन, वाह कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी सुमन को वहां एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा। खांसने की आवाज। सुमन, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षियों को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया के बुराई की गुफा में अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया को बहुत भूख भी लग रही होती है। सोनिया, उस परी ने तो कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और मेरी भूख से जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकीली हुई सी वस्तु दिखाई देती है। सोनिया, अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं अमीर बन जाऊंगी। हा हा हा। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने के लिए आगे बढ़ती है। उसे वहां ढेर सारा खजाना नजर आता है। सोनिया, अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वह मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। हा हा हा। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। सोनिया, अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इस प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। सोनिया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। नागिन, ही लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। हा हा हा। सोनिया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। नागिन, हा हा हा। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। नागिन, जो भी बुराई
की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा, हा हा हा। दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से अम्मा की देखभाल में लगी हुई होती है। सुमन, अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। अम्मा, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बुढ़िया अम्मा एक परी में बदल जाती है। परी, सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो और मैं तुम्हारी श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा के बाहर आ जाती है। गुफा के बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वो वहीं गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात पर सुमन को बहुत अफसोस होता है। सुमन, काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहां सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सोनिया, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही थी। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई, परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई के मार्ग को चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिल गया। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने मुझे ले डूबा। इतना कहते ही वहां परी आ जाती है और सुमन से कहती है, परी, तुम्हारी बातें सुनकर लगा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती हैं कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।